हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामली सार यूट्यूब चैनल। मैं के सिंह। आज आप लोग टेंस के सीरीज में पास्ट परफेक्ट टेंस देखेंगे। हम आपको बता दें, पास्ट परफेक्ट टेंस थोड़ा सा लंबी टॉपिक है, इसलिए इसको दो पार्ट में हम करेंगे। एक पार्ट में नहीं समझ में आएगा, वीडियो भी थोड़े से लंबी हो जाएगी। तो आज देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का क्लास फर्स्ट। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हों, नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इसके बाद अगर आप पीडीएफ चाहते हैं सभी वीडियो का, तो जो लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, इसको स्कैन करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको सारा वीडियो का जो भी पीडीएफ है समय से मिल सके और सबका लाभ आप बेहतर तरीके से ले सकें। तो आइए चलते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस। जो बेसिक इंग्लिश के लिए ये क्लास है, जिसको जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जिसको बेसिक नहीं पता, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो हेडिंग बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को अगर हिंदी में आप जानना चाहते हैं कि इसकी हिंदी क्या होती है, तो ध्यान देंगे। पास्ट मीन्स होता है भूत काल, टेंस मीन्स काल होता, पास्ट मीन्स भूत होता। परफेक्ट मीन्स पूर्ण होता है और टेंस मीन्स काल। तो हिंदी क्या बनी? पूर्ण भूतवाची काल। इसको पूर्ण भूतवाची काल कहते हैं, यानी भूतवाची पूर्ण काल भी कह सकते हैं। चाहे ऐसे बोलिए चाहे ऐसे बोलिए, भूतवाची पूर्ण काल। भूतवाची, भूतवाची मतलब जो बीत गया, पूर्ण काल, पूर्ण काल। इसका मतलब क्या? ये भूतवाची यानी वाचन कराता भूत का, लेकिन समय बताता है, वाचन कराते हुए यानी भूतकाल के बीते हुए समय को इंडिकेट करता है। और पूर्ण होता है जी, किसी कार्य के होने की पूर्ण पॉसिबिलिटी, किसी कार्य के होने की पूर्णता को जब प्रदर्शित किया जाता है सेंटेंस के माध्यम से, उसी को हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब सबसे पहले हमेशा की तरह पास्ट परफेक्ट टेंस का आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे। पहचान, कैसे आप पहचानेंगे कोई टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस है? पहचान, पहचान की इंग्लिश होती है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान। कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है? बहुत आसान है। प्रेजेंट परफेक्ट की तरह ये भी होता है, लेकिन वहाँ है यहाँ था हो जाएगा। तो इसकी पहचान क्या हो जाएगी? वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये किसी न किसी लेक्सिकल वर्ब के साथ दिया होता है। कभी कभी हुआ था, हुई थी, हुए थे, लिया था, लिए थे, ली थी, यानी पूरी तरह से कार्य समापन का ये बोध कराता है। तो इसकी पहचान आप लोग लिख लीजिए कि वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में, अंत में लेक्सिकल वर्ब के साथ। अब लेक्सिकल वर्ब का मतलब क्या हुआ? लेक्सिकल वर्ब मतलब फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया मतलब ट्रांसिटिव या इंट्रांसिटिव वर्ब की स्पेशली बात की जा रही है, जिसको हम एक वर्ड में लेक्सिकल वर्ब कह देते हैं। लेक्सिकल वर्ब यानी मुख्य क्रिया लिख सकते हैं, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया के साथ, लेक्सिकल वर्ब के साथ क्या क्या आएगा? पहला चुका था, चुका था। दूसरा चुकी थी, चुका था। चुका था, कामा दे दीजिए, चुकी थी, चुकी थी, चुके थे, चुके थे। इसमें से कुछ न कुछ दिया होता है, ये दिया होता है, चुके थे वाक्य के अंत में यहाँ लिख सकते हैं कि दिया होता है, दिया होता है। तो इसमें से कुछ न कुछ भाई मिल जाएगा, दिया होता है। यानी वाक्य के अंत में आपको यही देखना है कि अगर वर्ब के साथ, लेक्सिकल वर्ब के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे, या कार्य समापन का भाव पूरी तरीके से दिया होता है, पूर्ण रूप में दिया होता है, तो उसी को हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब ये तो हो गया इसका एक आइडेंटिफिकेशन। कैसे आप इसको सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे? जैसे कहा जाए कि मुकेश, मुकेश मेरे साथ, मेरे साथ कल
अपना गृह कार्य पूरा कर चुका था। पूरा कर चुका था। अब इसमें देखिए लास्ट में, इसमें दिया गया ना कि मुकेश मेरे साथ कल अपना गृह कार्य पूरा कर चुका था। अंत में लेक्सिकल वर्ब की बात करें, लेक्सिकल वर्ब के साथ पूरा कर चुका था ये आया, तो ये हो गया। इसी से हम पहचानेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। इसी आइडेंटिफिकेशन के आधार पर वर्ब के साथ चुका था चुके थे को ध्यान में रखते हुए हम इसको पास्ट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। और ले लेते हैं, जैसे सरिता कल वह कार्य पूरा कर चुकी थी, पूरा कर ली थी, वह कार्य पूरा कर ली थी। अब इसमें देखिए कर ली थी, इसमें चुका था चुके थे कहीं आया क्या? नहीं आया। नहीं आया तो क्या हो गया भाई, इसमें देखिए कर ली थी आया, तो इसका मतलब ये भी पास्ट परफेक्ट हुआ। पास्ट परफेक्ट तो आसानी से इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कुछ शब्दों के माध्यम से। इसको हम कह सकते हैं कि एक और इसको दो। दो सेंटेंस दिया गया, स्क्रीन पर देख रहे हैं, बोर्ड पर दिया गया है कि वाक्य के अंत में लेक्सिकल वर्ब के साथ यानी मुख्य क्रिया के साथ चुका था चुकी थी चुके थे दिया होता है। अब चुका था, हुआ था, लिया था, किया था, इस तरीके से पूर्ण कार्य समापन का बोध कराए तो समझ लीजिए पास्ट परफेक्ट है। शुरू में कुछ भी दिया रहे, आपको लेक्सिकल वर्ब देखना है। जिन स्टूडेंट्स को लेक्सिकल वर्ब नहीं पता है, सरल शब्द में समझेंगे, मुख्य क्रिया कहते हैं। जहाँ किसी कार्य का समापन जिस क्रिया के अंत में जिस क्रिया के साथ समापन होता है उसी को मुख्य क्रिया कहते हैं, यानी जो कार्य किया जाता है जिसका समापन हो। आगे बढ़ेंगे, अब इसके रूल पर चलेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये तो अभी तक हमने जो बताया वो केवल आइडेंटिफिकेशन था, पहचान था। अब इसके रूल पर चलेंगे। रूल में सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव की हिंदी क्या हो जाती है भाई? हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक। स्वीकारात्मक, अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक। अफर्मेटिव मतलब स्वीकारात्मक। स्वीकारात्मक क्या होता है? जिस चीज़ को अफर्म किया जाए, यानी जिसमें किसी प्रकार का कोई निषेध ना हो, किसी प्रकार का कोई विरोध ना हो, किसी प्रकार से कोई प्रश्न ना किया जाए, प्रश्नगत भावना उत्पन्न किया जाए, कब कहाँ कौन कैसे किसने किसे क्या, ये सब बिल्कुल ना आए, उसी को अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल इसका क्या बनेगा? रूल इसका बनेगा सबसे पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट पर चलेंगे। इसके बाद फिर हमेशा इस टेंस में ध्यान रखना है हैड का प्रयोग किया जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब बनेगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लाएंगे। अंत में ऑब्जेक्ट लाएंगे। ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा। कॉम्प्लीमेंट के बाद जो भी वर्ड बचा रहेगा अदर वर्ड, इस तरीके से। अब अगर सेंटेंस नेगेटिव बन जाए, अगर सेंटेंस नेगेटिव हो जाए, ध्यान से देखिएगा। चलिए नेगेटिव बना के दिखाते हैं इसको। नेगेटिव रूल नंबर 1 हो गया। अब दूसरा रूल पढ़ने चल रहे हैं। नेगेटिव का क्या रूल बनेगा? NEGATIVE। नेगेटिव में, नेगेटिव मतलब नकारात्मक होता है। नकारात्मक, नकारात्मक मतलब जिसमें किसी भी प्रकार से निषेध भाव पाया जाए, नकारा जाए, इनकारा जाए, मना किया जाए, नहीं या कभी नहीं पाया जाए, उसको नेगेटिव कहेंगे। सेंटेंस का सब्जेक्ट यहाँ भी आएगा। हैड जैसे ऊपर लिखे थे यहाँ भी रहेगा, हैड ही होगा। इसी के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, या फिर अगर कभी नहीं होता है तो नेवर लगा देंगे, नेवर। इसके बाद फिर क्या आएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा V3। इसके बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे। ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और कॉम्प्लीमेंट के बाद जो बचा हुआ वर्ड है अदर वर्ड को लेकर आएंगे। ये हो गया, नेगेटिव भी हो गया।
अब मामला बचता है कि इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव कैसे करेंगे, चलिए इंट्रोगेटिव भी देखते हैं। ध्यान देंगे, इंट्रोगेटिव दो तरह का हो सकता है। इंट्रोगेटिव INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव INT, अब सही देखने में लग रहा। इंट्रोगेटिव बताया जाए तो ये दो तरह का होता है। नंबर एक, सबसे पहले क्या से शुरू होने पर, अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से होगी तब क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहले तब हेड लगा देंगे। कुछ नया नहीं करना होगा, यहाँ पर हेड करेंगे। हेड के जस्ट बाद सेंटेंस का सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद फिर वही कहानी, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद क्या लाएंगे, ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के बाद जो बचा हुआ वर्ड है, अदर वर्ड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बस इतना ही। तो यहाँ क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद फिर क्या लाएंगे, कॉम्प्लीमेंट को लेकर आएंगे। कॉम्प्लीमेंट के बाद क्या आ जाएगा, अदर वर्ड, जो भी होगा अन्य शब्द जो बचा रहेगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है इंट्रोगेटिव की स्थिति में, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसका एक दूसरा रूल भी होता है। दूसरा रूल कौन सा होगा, ध्यान देंगे। दूसरा, इसको हम शॉर्टकट WH टाइप कह सकते हैं। WH टाइप, THTYPE। अब WH टाइप में क्या होता है, WH टाइप का मतलब बाकी टेंस में भी आप लोग पढ़ते आए हैं शुरू से, जिसमें क्या से सेंटेंस की शुरुआत ना हो, या सेंटेंस का आंसर यस या नो में मिलने लायक ना हो, जिसमें वाई, व्हेन, व्हिच, हाउ, हु, हुम, यानी कुछ भी हो, क्या से सेंटेंस की शुरुआत ना हो, उसका प्रश्न यस या नो में ना, उसके प्रश्न का आंसर यस या नो में ना दिया जा सके। ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस अपनी सुविधा अनुसार बोलते हैं। तो दो तरीके की ये इंट्रोगेटिव बनता, हर टेंस में ये स्थिति बनती है। अब ऐसे केसेज में हम करेंगे क्या, क्या रूल फॉलो करेंगे, आप कुछ भी नहीं करना भाई। सबसे पहले WH शब्द, WH शब्द। अब WH शब्द मतलब क्या हुआ, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। WH शब्द का मतलब ये हुआ कि व्हाट, व्हेयर, व्हेन, हुई, जो भी होगा। इसके बाद फिर हैड का प्रयोग करेंगे। फिर सेंटेंस का सब्जेक्ट ला देंगे। फिर सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लेकर चलेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट की बारी आ जाएगी। ऑब्जेक्ट के बाद फिर वही कहानी, कॉम्प्लीमेंट, अदर वर्ड। अदर वर्ड के बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इतना रूल एकदम, देखिए इसमें सब में अगर सिस्टम से देखेंगे तो जगह जगह एक शब्द बदल रहा। अफर्मेटिव का रूल फॉलो करिए, नेगेटिव में नॉट ए नेवर की एंट्री हो गई। इंट्रोगेटिव में फर्स्ट रूल पर अगर चलेंगे तो वही जो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब का कार्य करता है उसी को हम पहले रख देंगे तो क्या बन जाएगा। और सेकंड रूल में WH रिलेटेड जो भी वर्ड हैं, व्हाट, व्हेयर, व्हेन, व्हिच, व्हाई, स्टार्ट में WH टाइप इंट्रोगेटिव इसको कह दिया जाता है अपनी सुविधा अनुसार, तो इनको हम पहले ला के रख देंगे। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट, एक रूल इस दोनों इंट्रोगेटिव के साथ कभी कभी पॉसिबिलिटी बनती है। क्या बनती है पॉसिबिलिटी, कि कभी कभी इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव भी दिया होता है। अब इस विपदा से कैसे पार पाएंगे, एकदम एक मंत्र है इसके लिए भी। वो कौन सा मंत्र है भाई, मंत्र ये है, विशेष में चलेंगे। विशेष, अब ये मंत्र है, विशेष में क्या रहेगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होने पर, इंट्रोगेटिव एवं नेगेटिव NEGATIVE नेगेटिव होने पर, इंट्रोगेटिव नेगेटिव अगर होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होने पर सब्जेक्ट के जस्ट बाद, सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, नॉट लिखेंगे। नॉट लिखेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखेंगे या लगाते हैं, जो भी आपको सुविधा लगे बोलने में। तो इतने बातें ध्यान रखेंगे। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम किनारे हो जा रहे हैं, या फिर PDF अगर लेना चाहते हैं, इसका PDF चाहते हैं, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, PDF भी मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहतर होगा अभी। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अभी हम आपको रूल बताएं, अब सबको
लेकर के एक एक एग्जाम्पल चलते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस रूल को ध्यान रखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है और सिस्टम से है। चलिए एग्जाम्पल अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव का। एग्जाम्पल EXAMPLE एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में अफर्मेटिव का, जैसे पहले इजी एग्जाम्पल लेंगे ताकि सबके समझ में आए। जैसे हम कहें अनिल, नंबर 1, अनिल अपने मित्रों के साथ साथ कल मित्रों के साथ कल वह किताब खरीद चुका था। कलम कापी लेकर बैठिएगा तब अच्छे समझ में आएगा। अनिल अपने मित्रों के साथ कल वह किताब खरीद चुका था। इसका मतलब वही किताब रही होगी जिसकी चर्चा हम आप करते रहें, और उस किताब को परचेज कर चुका था, खरीद चुका था। सेंटेंस है, ट्रांसलेशन करना है। आपको पहले भी बताया गया था, आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके सिस्टम से, क्रम से प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूरा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ ही रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बेसिक कॉन्सेप्ट हम बताए थे पहले दिन जब टेंस पढ़ाना शुरू किए थे, तो उस क्लास को देख लीजिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की प्लेलिस्ट आप खोल लीजिएगा। सबसे पहले किसी भी टेंस का ट्रांसलेशन के लिए हम उसके सब्जेक्ट पर चलते हैं। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है भाई? कर्ता, डूअर। डूअर के किसे कहते हैं? करने वाले को डूअर कहा जाता है। डू मतलब करना और डूअर मतलब करने वाला। ई आर जुड़ गया तो इसका मतलब वो कर्ता बन गया। इसके बाद सेंटेंस के वर्ब पर चलते हैं, जिसको हम लेक्सिकल वर्ब के नाम से जानते हैं। ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब भी कह सकते हैं। शार्ट में एक नाम देना हो तो लेक्सिकल वर्ब कह देंगे। अब सेंटेंस का सब्जेक्ट जो भी होता है, सब्जेक्ट के द्वारा जो क्रियान्वित किया जाता है, जो किया जाता है, जिससे अंजाम दिया जाता है, उसी को हम वर्ब कहते हैं। तो सब्जेक्ट के द्वारा क्या किया गया? खरीदने की बात की जा रही, खरीद चुका था, ये हो गया वर्ब। अब इसी को चाहे तो आप लोग कह दीजिए लेक्सिकल वर्ब, लेक्सिकल वर्ब। इसी को अगर इसके साथ ऑब्जेक्ट दिया रहेगा ट्रांसिटिव वर्ब कह देंगे, ऑब्जेक्ट की अनुपस्थिति होगी इंट्रांसिटिव हो जाएगा। लेक्सिकल तो है ही है। अच्छा, अब हमको दो बातें पता चल गई, एक तो सब्जेक्ट पता चला और एक वर्ब। अब तीसरी बात पता करेंगे। तीसरी बात क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हिंदी क्या होती है? कर्म। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कैसे पता किया जाता है? जो लेक्सिकल वर्ब होता है उसी लेक्सिकल वर्ब में दो प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न कौन सा? क्या लगाकर। दूसरा प्रश्न किसे लगाकर। कर लेते हैं। अब अगर हम इसमें दो प्रश्न करें, पहला प्रश्न क्या और दूसरा प्रश्न किसे, इससे जो भी आंसर प्राप्त होगा वो प्राप्त आंसर ऑब्जेक्ट होगा। एक तो क्या और दूसरा किसे। अब देखिए ऑब्जेक्ट मिल पा रहा क्या? खरीद चुका था। पहला प्रश्न करिए, व्हाट, क्या, क्या खरीद चुका था। आंसर मिला वह किताब, ये आंसर मिला। ये हो गया सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। इसी को हिंदी में कर्म कहा जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्म। ऑब्जेक्ट की हिंदी क्या होती है? कर्म। सब्जेक्ट की हिंदी क्या होती है? कर्ता। सब्जेक्ट की हिंदी कर्ता होता, करने वाला। ऑब्जेक्ट। अब क्रिया का तो जान ही रहे हैं, वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया, ठीक है ना, ये वर्ब हो गया। अब तीसरी बात पता करेंगे। तीसरी बात पता करते हैं, कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स पूरक। पूरक के कई कॉन्सेप्ट, इसकी एक क्लास, एक वीडियो हम बना के दिए, आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में है। कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट का होता है, ऑब्जेक्ट का होता है, और यहाँ तक कि वर्ब का भी कॉम्प्लीमेंट होता है। ध्यान देंगे, सबका एक तरीका होता है। जब सेंटेंस में ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब दिया रहे तब आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि वर्ब का कॉम्प्लीमेंट कोई सवाल ही नहीं है। जब ट्रांसिटिव या इंट्रांसिटिव या लेक्सिकल वर्ब दिया रहे तो वर्ब के कॉम्प्लीमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। अब वर्ब के कॉम्प्लीमेंट की पॉसिबिलिटी होती कब है? जब किसी सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब रहे, तब वर्ब के अर्थ को पूरा करने के लिए वर्ब का कॉम्प्लीमेंट दिया होता है। टेंस में इतना
दिमाग में बर्डन पालने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हम एडिशनल नॉलेज आपको दे दे रहे हैं। फिर भी आपको अगर विस्तृत कॉन्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट का देखना, जो कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट है स्पेशली उनके लिए, एक क्लास मैंने कॉम्प्लीमेंट पर लिया है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट वाले सीरीज में जाएंगे तो एक क्लास आपको कॉम्प्लीमेंट का मिलेगा, उसको ज़रूर देखिएगा। तीनों कॉम्प्लीमेंट को बहुत अच्छे से हम समझाए हैं। अब कॉम्प्लीमेंट, यहाँ ध्यान दीजिए कि वर्ब का कॉम्प्लीमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है। पहली बात, कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर हिंदी होती है पूरक। पूरक मतलब जो पूरा करे। किसको पूरा करे? सब्जेक्ट को पूरा करे, ऑब्जेक्ट को पूरा करे, वर्ब को पूरा करे। तो जो किसी को पूरा करे, किसी का साथ दे, उसी को हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। अब यहाँ देखिए, वर्ब को पूरा करने के लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं, ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए कोई वर्ड नहीं लाया गया। अब सब्जेक्ट का साथ देने के लिए एक वर्ड आया कि अनिल का साथ कौन दिया? उसके अपने मित्रगण साथ दिए। इसको हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट इसको हम कह सकते हैं। सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट का साथ दिया। एक वर्ड और बचा, कल। ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसको ट्रांसलेशन की हैसियत से अदर वर्ड कर दीजिए। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच का एंगल से अगर आपसे कोई पूछ ले कल क्या है, तो इसका पूरा नाम क्या होगा? एडवर्ब ऑफ टाइम। ये समय को इंडिकेट कर रहा, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, समय को इंडिकेट कर रहा। अब एक एक वर्ड को आइडेंटिफाई कर लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस ये भी पता चल गया। अब आप लोग रूल देखिए अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की क्या विधा होती है, किस रूल को फॉलो करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हैड, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, अदर वर्ड। सब्जेक्ट, हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इसी सीरीज को फॉलो करेंगे, इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या लेंगे? सब्जेक्ट लेंगे भाई अनिल, दिया गया तो अनिल को लिखेंगे। ये हो गया अनिल, ANIL, अनिल हो गया। ठीक, अनिल, अनिल। अब इसके बाद हैड चाहिए, हमने हैड लिख दिया, अनिल हैड। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, खरीदना की इंग्लिश परचेज या बाई होता है, तो परचेज हम लिख दे रहे हैं PURCHASED, परचेज्ड हो गया। बाई लिखते तो बाट का प्रयोग करते हैं। अनिल हैज परचेज, अनिल खरीद चुका था। क्या खरीद चुका था? वह किताब। ही बुक नहीं लिखेंगे। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर वह की इंग्लिश तो ही होती है, हाँ, लेकिन जब डिमॉन्स्ट्रेटिव का कार्य ही करता है, यानी वह करता है, तो दैट लिखा जाता है। अब यहाँ डिमॉन्स्ट्रेटिव का कार्य क्या, संकेत दे रहा है, दैट बुक, दैट बुक हो गया। अनिल हैज परचेज दैट बुक। अच्छा, ऑब्जेक्ट तक पहुंच गए। अब आपको फिर से दिखाएं ताकि भूले ना। ऑब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए? कॉम्प्लीमेंट, फिर अदर वर्ड। अब कॉम्प्लीमेंट क्या है? दैट बुक। इसको आगे पीछे भी किया जा सकता, अपने मित्रों के साथ। दैट बुक विथ, विथ मीन साथ, हिज फ्रेंड्स, विथ हिज फ्रेंड्स, FRIENDS, फ्रेंड्स, विथ हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ। अब अपने मित्रों के साथ के लिए विथ हिज फ्रेंड का प्रयोग किया गया। इसके बाद कल के लिए इंग्लिश लिख दीजिए। कल मतलब बीता हुआ कल है, स्टरडे, YESTERDAY, ये हुआ भाई। तो ट्रांसलेशन क्या हो गया? अनिल हैज परचेज दैट बुक विथ हिज फ्रेंड्स स्टरडे। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, अनिल हैज परचेज दैट बुक स्टरडे, कामा दे करके, विथ हिज फ्रेंड्स, ऐसे भी लिखा जा सकता। क्लियर है? अच्छा, ये तो अफर्मेटिव हो गया। अब चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, दोनों के साथ हैड का प्रयोग करेंगे। मामला बनता है नेगेटिव का। सेंटेंस नेगेटिव रहेगा तो कैसे आप ट्रांसलेट करेंगे? आइए देखते हैं। नेगेटिव के लिए, नेगेटिव दूसरा सेंटेंस, चलिए एक नेगेटिव का भी कर लेते हैं। हम कहें कि ये विद्यार्थी कल अपने माता पिता के साथ, माता पिता के साथ वह कार्य नहीं पूरा कर चुके थे, नहीं, वह कार्य नहीं पूरा
कर चुके थे, वह कार्य नहीं पूरा कर चुके थे, ये हो गया। ध्यान देंगे, ये विद्यार्थी कल अपने माता पिता के साथ वह कार्य नहीं पूरा कर चुके थे। अब आइए देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले ये विद्यार्थी, ये सेंटेंस का क्या बना, सब्जेक्ट। इसके बाद नहीं पूरा कर चुके थे, पूरा करना वर्ब हो गया, ये हुआ वर्ब। वर्ब मत लेक्सिकल वर्ब, ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब, कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा, एक वर्ड इसमें हमने नहीं डाला, नेगेटिव। यही नेगेटिव, इसी को नेगेटिव, इसी के आधार पर ये सेंटेंस बन गया नेगेटिव। ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया, ये जो नहीं वर्ड आया। ठीक है, अब इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट पर आइए। क्या नहीं पूरा कर चुके थे, ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हमने आपको दो तरीका बताया था। तो क्वेश्चन करेंगे, पहला क्वेश्चन क्या लगाकर और दूसरा क्वेश्चन किसे लगाकर। तो क्या नहीं पूरा कर चुके थे, देखिए कुछ आंसर मिल पा रहा क्या, वह कार्य। वह कार्य, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये आंसर मिला। दूसरा प्रश्न कर लीजिए, किसे नहीं पूरा कर चुके थे, पता नहीं किसे नहीं पूरा कर चुके थे। इसमें दूसरा प्रश्न हमको दूसरा आंसर नहीं मिला, इसका मतलब एक आंसर मिला, तो एक ऑब्जेक्ट हो गया। आगे बढ़ेंगे, कल अपने माता पिता के साथ। तो अपने माता पिता के साथ ये कॉम्प्लीमेंट बना। अब आप कहेंगे किसका कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट का साथ दिया तो भाई सब्जेक्ट का। आगे कल दिया गया है, कल के लिए क्या हो जाएगा, ये अदर वर्ड, इसको हम कह देंगे। ग्रामेटिकल लैंग्वेज में इसको एडवर्ब ऑफ टाइम कहा जाएगा। टाइम को इंडिकेट कर रहा है और घटना के घटित होने का समय बता रहा था, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। ये बातें स्पष्ट है। अब नेगेटिव का रूल क्या होता है, अफर्मेटिव का रूल जो होता है वही लगभग नेगेटिव का, लेकिन हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग करेंगे नहीं के लिए। कभी नहीं होगा तो कभी नहीं होगा तो नेवर लगा देंगे। अब कर लीजिए ट्रांसलेशन, बहुत आसानी से हो जाएगा, आपकी मुट्ठी में है। चलिए मुट्ठी खोलिए, ट्रांसलेशन करिए। ये विद्यार्थी, तो क्या होगा, दिए की इंग्लिश दीज, दीज विद्यार्थी की इंग्लिश स्टूडेंट्स, STUDENTS, दीज स्टूडेंट्स हो गया। ये विद्यार्थी कल अपने माता पिता के साथ वह कार्य नहीं पूरा कर चुके थे, हैड का प्रयोग करेंगे, नॉट लगाएंगे, हैड नॉट कंप्लीटेड, COMPLETED, हैड नॉट कंप्लीटेड हो गया। These स्टूडेंट्स हैड नॉट कंप्लीटेड, क्या नहीं पूरा कर चुके थे, वह कार्य, ऑब्जेक्ट है, दैट वर्क। दैट वर्क मीन्स वह कार्य, दैट वर्क हुआ। अब इसके बाद अपने माता पिता के साथ विथ का प्रयोग करेंगे, साथ के लिए, विथ हो गया। अब स्टूडेंट्स एक से ज़्यादा है, यहाँ देखिए स्टूडेंट की संख्या यानी हेडवर्ड की संख्या मोर देन वन है। तो जब हेडवर्ड की संख्या एक से ज़्यादा रहेगा, मोर देन वन होगा, तो अपना के लिए चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, देयर का प्रयोग करते हैं। अगर हेडवर्ड यानी मूल नाउन सिंगुलर हो, मेल हो, तो अपना के इंग्लिश के लिए हिज का प्रयोग। मूल नाउन सिंगुलर हो, फीमेल हो, तो अपना के इंग्लिश के लिए हर का प्रयोग, फीमेल के कंडीशन में। लेकिन मेल फीमेल एक से ज़्यादा हो, 2 4 10 असंख्य हो, संख्या का निर्धारण ही ना हो पाए, तो ऐसे केसेज में अपना के इंग्लिश के लिए देयर का प्रयोग करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, दीज स्टूडेंट्स हैड नॉट कंप्लीटेड दैट वर्क विथ, अपने माता पिता के साथ, विथ देयर, THEIR, फ्रेंड्स, सॉरी माता पिता है तो पेरेंट्स, फ्रेंड्स नहीं, यहाँ पेरेंट्स लिखेंगे, PARENTS, पेरेंट्स। अब एक वर्ड और बचा, कल, बीता हुआ कल है, तो क्या हो जाएगा, स्टरडे, YESTERDAY, स्टरडे। इस तरह से ये नेगेटिव भी हो गया। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव में डिफरेंस केवल एक वर्ड का है, नॉट का, नेवर का। इसी एक वर्ड के कारण इसका रूल अलग हो जाता है। लगभग पैटर्न वही है, लेकिन एक वर्ड एक्स्ट्रा इसमें आ गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, नहीं तो फिर PDF ज्वाइन PDF देख लीजिएगा, जल्दी से लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया हो गया, आगे बढ़ते हैं अगले टेंस की तरफ। अगला टेंस क्या, इसी के इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल देखते हैं, रूल हम पीछे आपको बता चुके थे। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल,
इंट्रोगेटिव बताए ना कि दो प्रकार का होता है। एक तो क्या से शुरू होता है, एक होता है डब्ल्यू एच से शुरू होता है, डब्ल्यू एच टाइप, TYPE। एक तो क्या और ये दूसरा डब्ल्यू एच टाइप। जिस प्रश्न का आंसर यस या नो मिले उसको क्या से हम कहेंगे, और जिस प्रश्न का आंसर यस या नो में ना मिल पाए उसको डब्ल्यू एच टाइप कहेंगे। इसको फिर से लिख दें थोड़ा सा, क्या स्पष्ट रहे। इसको डब्ल्यू एच टाइप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल हम आपको दिखा दें, पीछे लिखें तो रूल फिर से नहीं बताएंगे। इंट्रोगेटिव एक तो क्या से शुरू होता है, सबसे पहले हेड लाएंगे, सब्जेक्ट लाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। दूसरा रूल, डब्ल्यू एच रिलेटेड वर्ड हेड, इसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, अदर वर्ड। ये रूल है। अब एग्जाम्पल की ज़रूरत है। जैसे नंबर 1, क्या तुम, क्या तुम उसे वह कलम कल दे चुके थे। बहुत सामान्य सा एग्जाम्पल, दे चुके थे। आप देखिए, क्या तुम उसे वह कलम कल दे चुके थे, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या तुम कल उसे वह कलम दे चुके थे। आइए देखते हैं दे चुके थे कि नहीं दे चुके थे, भी पता चल जाएगा। सेंटेंस में क्या, ये इंट्रोगेटिव वर्ड हुआ, इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया। तुम सेंटेंस का डूअर यानी सब्जेक्ट हुआ, और देना हो गया वर्ब, ये वर्ब हुआ। वह कलम ये ऑब्जेक्ट हो गया। किसे उसे ये दूसरा ऑब्जेक्ट हुआ। कल ये अदर वर्ड हो गया, जिसको एडवर्ब ऑफ टाइम भी हम कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट दो कैसे हुआ भाई, पहला प्रश्न क्या से करेंगे, दूसरा प्रश्न किसे से करेंगे। इंग्लिश में व्हाट लगाकर और इसे इंग्लिश में होम लगाकर, जरा देखते हैं। तो क्या तुम उसे वह कलम कल दे चुके थे, दे चुके थे वर्ब है। पहला प्रश्न क्या दे चुके थे, आंसर मिला वह कलम, तो एक ऑब्जेक्ट हो गया वह कलम। किसे दे चुके थे, आंसर मिला उसे दे चुके थे। तो क्या और किसे से प्रश्न करने से जो भी आंसर प्राप्त हो पूरे सेंटेंस में वही ऑब्जेक्ट होता है। और ऐसे प्राप्त आंसर को हम कहते हैं कि वर्ब के प्रभाव से प्रभावित हुआ, क्योंकि वर्ब में मैंने क्वेश्चन किया तो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन भी तो होती है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब के प्रभाव से प्रभावित शब्द ऑब्जेक्ट होता है। अब वर्ब का प्रभाव कैसे पड़ रहा है, वर्ब के प्रभाव से प्रभावित शब्द कैसे निकाला जाए, उसे निकालने का तरीका यही है भैया कि वर्ब में दो प्रश्न करिए, क्या और किसे लगाकर, इससे जो भी आंसर प्राप्त होता ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब का प्रभाव माना जाएगा। अच्छा, अब इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, तो क्या के ट्रांसलेशन के लिए हेड से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। क्या जहाँ भी आएगा प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में हेड पहले लाएंगे, तो हमने हेड ला दिया, हेड हो गया। रूल क्या बता रहा, सबसे पहले सेंटेंस रूल देख लीजिएगा, सबसे पहले सेंटेंस में कैसे शुरू होने पर हेड, इसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो हेड के बाद क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, तुम, यू, हेड यू हो गया, हैड यू। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म देना कि इंग्लिश गिव होता है, गिवन कर दीजिए, हैड यू गिवन, दे चुके थे। वह कलम उसे, गिवन दैट पेन, वह कलम उसे, टू हिम मतलब उसे। कल बीता हुआ कल है, बीता हुआ कल है स्टरडे, YESTERDAY। एक बात ध्यान रखिएगा, और हम आपको ध्यान दिला भी चुके हैं, सेंटेंस में अगर दो ऑब्जेक्ट एक साथ आ जाए तो पहले लिविंग दूसरा नॉन लिविंग, यानी पहले सजीव इसके बाद निर्जीव। अगर आप नॉन लिविंग को पहले रखना चाहते हैं, सजीव को बाद में यानी लिविंग को बाद में रखना चाहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक प्रॉब्लम है, टू लगाना पड़ेगा। तो यहाँ हमने देखिए, एक तो दैट पेन आया, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया।
हुआ ना। और एक हो गया ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दिया होता है तो पहले लिविंग को रख दीजिए फिर नॉन लिविंग को रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर पहले नॉन लिविंग को रखे, निर्जीव को पहले रखे सजीव को बाद में, तो सजीव से पहले टू लगाना पड़ेगा, यही किया गया। और यहाँ से स्पॉटिंग एरर भी पूछी जाती है एग्जाम में, इसलिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन आप ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? हैड पहले कर दिया गया, इसके बाद यू, हैड यू, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन, यानी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, गिवन। अब हमने कर दिया, उसे दे चुके थे, तो उसे की इंग्लिश क्या हो जाएगी? गिवन हिम कर दिए, गिवन हिम। फिर दैट पेन, वह कलम, दैट पेन बाद में लिखें, दैट पेन हो गया। अब बचा हुआ क्या था? स्टरडे, YESTERDAY, यहीं पर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, दोनों सेंटेंस सही। अब एग्जाम में कभी इस रूल पर दे देता है, कभी इस रूल पर दे देता है। तो ध्यान देंगे, अगर सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट होगा, दो ऑब्जेक्ट होगा, तो लिविंग को प्रियॉरिटी, नॉन लिविंग को बाद में। हम आप लोगों को ऑब्जेक्ट पढ़ाते समय रूल भी बताए थे, शायद मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट वाली सीरीज देख लीजिएगा। ऑब्जेक्ट जब दो होता है तो पहले हम लिविंग को रखते हैं, इसके बाद फिर नॉन लिविंग को रखते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट रखा जाता है दो ऑब्जेक्ट होने पर। तो एक रूल तो ये चलता है। दूसरा रूल क्या चलता है कि ऑब्जेक्ट इक्वल टू, जैसे ऑब्जेक्ट दे दिया गया, पहले नॉन लिविंग को रख दिए, ये नॉन लिविंग मतलब निर्जीव। इसके बाद अगर लिविंग को किसी कारण से लास्ट में ले जाते हैं तो यहीं टू लगाएंगे, इसके बाद फिर लिविंग का प्रयोग करेंगे ये। अब इसी दोनों रूल को फॉलो करते हुए, चाहे किसी भी एक रूल को पकड़ लीजिए, इसी पर ऑब्जेक्ट रखा जाता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये हो गया। अगर सपोज करिए कि क्या तुम उसे वह कलम कल नहीं दे चुके थे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता, तो फिर क्या करते हैं? नॉट कहाँ लगाते हैं? तो जहाँ सब्जेक्ट लिखा गया इसी सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लग जाता। ये बातें एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। आगे देखते हैं, सेंटेंस में इंट्रोगेटिव का दूसरा रूप मतलब WH से रिलेटेड अगर आ गया कोई वाक्य, WH टाइप, तो जब WH टाइप आएगा तो उसको क्या करेंगे? तो WH टाइप की स्थिति में ध्यान देना है, जैसे हम कहें कि उसे कल हिंदी कब पढ़ा चुका था, हिंदी कब पढ़ा चुका था, पढ़ा चुका था। अब देखिए ये कैसा टेंस हो गया, ये कैसा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव है। लेकिन इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या मिला? यहाँ पर कब मिल गया, WH रिलेटेड वर्ड हो गया। ध्यान देंगे, उमेश सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, ये सब्जेक्ट हो गया, बिल्कुल सही है। पढ़ा चुका था, ये क्या हुआ? ये वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट पर चलेंगे, ऑब्जेक्ट क्या पढ़ा चुका था? ये हिंदी पढ़ा चुका था, ऑब्जेक्ट हो गया। किसे पढ़ा चुका था? उसे पढ़ा चुका था, एक दूसरा ऑब्जेक्ट हुआ। कल क्या हो गया? ये अदर वर्ड हुआ। और कब? ये इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, ये इंट्रोगेटिव वर्ड हुआ। ठीक है। अब WH रिलेटेड वर्ड को ध्यान में रखते हुए जो उसका रूल है उस रूल को फॉलो करिए, कर दीजिए। चलिए कर देते हैं। सबसे पहले कब की इंग्लिश क्या होगी? कब की इंग्लिश हो जाएगी व्हेन। इसके बाद फिर क्या लगेगा? हैड, व्हेन हैड। हम आपको दिखा दें क्या, आप लोग समझ जाएं। ये जब WH टाइप रहेगा तो WH से रिलेटेड शब्द को रखेंगे, इसके बाद हैड का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, अदर वर्ड। इसी रूल को हम बता रहे हैं, वहाँ दोबारा रूल नहीं लिख रहे हैं, चूंकि यहाँ लिखा गया, स्क्रीनशॉट ले करके आप लोग रूल देख लीजिएगा। तो सबसे पहले WH रिलेटेड का मतलब क्या हुआ? WH रिलेटेड मतलब व्हेन, यही जो पहले आया, तो व्हेन हैड। इसके बाद क्या चाहिए? उमेश, UMESH, व्हेन हैड उमेश
इसके बाद पढ़ाना की इंग्लिश टीच होता है, थर्ड फॉर्म टाट, TAUGST, टाट हो गया। वैन हैड उमेश टाट। इसके बाद टाट हिम मतलब उसे, हिंदी, HINDI, हिंदी हो गया। कल की इंग्लिश क्या हो जाएगी, बीता हुआ कल है, स्टरडे, YESTERDAY, ये हो गया। वैन हैड उमेश स्टार्ट हिम हिंदी। अगर हम कहें इस ऑब्जेक्ट को आप रिप्लेस करके देखिए, हिंदी को पहले कर दीजिए HINDI और हिम को बाद में, तब आप क्या करेंगे, टू लगा देंगे, तो हिम कर देंगे, तो ये भी सही हो जाएगा। तो स्पॉटिंग एरर में कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर दो ऑब्जेक्ट होता है, लिविंग नॉन लिविंग, तो फर्स्ट प्रियॉरिटी आप लिविंग को देंगे, सेकंड प्रियॉरिटी नॉन लिविंग को, यानी प्रथम वरीयता लिविंग को, सेकंड नॉन लिविंग को। अगर नॉन लिविंग को पहले लाए तो लिविंग बाद में गया, तो लिविंग से पहले टू का प्रयोग करेंगे। स्पॉटिंग एरर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक और करते हैं, ये हो गया नंबर 1। नंबर 2, जैसे प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल की बात की जा रही है, उसे कल क्यों पढ़ा चुके थे, कल क्यों पढ़ा चुके थे। अब प्रधानाचार्य की बात है भाई, पढ़ाए, हो सकता वो कोई और हो, विशेष हो। चलिए देखते हैं। छोटा सेंटेंस लिए हैं, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ और पढ़ाना वर्ब हो गया, वर्ब। क्यों, ये इंट्रोगेटिव वर्ड हुआ, नो डाउट ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, ठीक है, इंट्रोगेटिव वर्ड। अच्छा, अब इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद क्या पढ़ा चुके थे, किसे पढ़ा चुके थे, आंसर आया उसे, ये हो गया ऑब्जेक्ट। और कल क्या हो गया, ये अदर वर्ड हुआ, ठीक है। आप ट्रांसलेशन कर लीजिए, आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए बेसिक के लिए भी बहुत ज़रूरी है, बेसिक स्टूडेंट के लिए, और कॉम्पिटेटिव में जिसको टेंस नहीं मालूम उनके लिए तो रामबाण है ही है। तो क्योंकि इंग्लिश सबसे पहले वाई, इसके बाद हैड का प्रयोग, वाई हैड, सब्जेक्ट लाएंगे द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, वाई हैड द प्रिंसिपल, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इसके बाद नहीं नहीं दिया गया है, वाई हैड द प्रिंसिपल, वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्ब लाएंगे, वर्ब क्या हो जाएगा, टीच का थर्ड फॉर्म टाट, वाई हैड द प्रिंसिपल टाट, TAUGST, टाट हो गया। टाट हिम, HIM, कल, बीता हुआ कल है, स्टरडे, YESTERDAY, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। संभवतः ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता, क्यों नहीं पढ़ा चुके थे, तो हाई हैड द प्रिंसिपल नॉट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगा देते। संभवतः ये अच्छी तरह से आपको मालूम हो गया। अभी देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसके बाद इसमें एक पार्ट और हम आपको बताएंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेशन कभी कभी दो चरण में, दो पार्ट में, दो स्टेप में पूरा होता है। एक स्टेप में कार्य पहले, जबकि दूसरे स्टेप में कार्य बाद में समाप्त होता है। तो कार्य जिसमें पहले समाप्त होता है उसका ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल के अकॉर्डिंग करते हैं, और जिसमें कार्य बाद में समाप्त होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। तो कभी कभी कुछ सेंटेंसेज ऐसे भी आ जाते हैं कि जो दो चरणों में, दो स्टेप में, दो पार्ट में डिवाइड होते हैं और एक साथ उनका ट्रांसलेशन करना होता है। तो ये जो टेक्निकल रूल है इसको हम अगली क्लास में बताएंगे। ये पार्ट फर्स्ट था। पार्ट सेकंड में आप लोग पास्ट परफेक्ट टेंस की पार्ट सेकंड वाली सीरीज देखिएगा, इसके बाद हम कल बताएंगे। आज इतना ही। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इतनी देर की क्लासेज अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा। इससे आपको और मुझे, दोनों लोगों को एक प्रमोशन मिलता है। और इतना ही नहीं, कल का वीडियो सेकंड पार्ट का ज़रूर देखिएगा, तब जाके टेंस पूरा होगा। आज इतना ही, फिर मिलते हैं कल। थैंक्स अ लॉट।